अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी कंसोलिडेशन की 4th क्लास है। आज हम मज़ीद 2 एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे और फिर इवेंचुअली हमारी एक एडजस्टमेंट रह जाएगी जिसमें हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट को ख़त्म कर लेंगे और हमने फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है और कंसोलिडेट पीएनएल को देखना है। तो इंशाल्लाह अगले वीक में हम कंसोलिडेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो जहन में एक चीज़ ये डाल दें कि जब भी आप किसी सब्सिडरी को परचेज़ करते हैं, एक्वायर करते हैं, डे वन पे उसके सारे नेट एसेट्स को डे वन पे, ओनली डे वन पे, सिर्फ डे वन पे, बाद में नहीं, सिर्फ डे वन पे आपको उसके सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ता है ताकि आप गुडविल को सही से रिकॉर्ड कर सको। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं सर, सुनिएगा दोस्त। अज्यूम करें आपने एक एसेट, एक कंपनी परचेज की जिसके लिए आपने कंसिडरेशन पे की से 100 रुपए की। जब आप ये कंसिडरेशन पे कर रहे थे ना, तो आपके सामने एक बिजनेस था, ठीक है जी, सामने एक बिजनेस था, ठीक है। जिस बिजनेस को आप खरीदने गए ना, आपने देखा वहां पर जो एसेट्स मौजूद हैं, फिजिकल एसेट्स मौजूद हैं, जिनको मैं कहता हूं जनाब आइडेंटिफाइबल एसेट्स मौजूद हैं। सर उनकी बुक वैल्यू है से 50 रुपए। क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है? नहीं सर, मैं हमेशा एक वैल्यूअर को बुलवाऊंगा जिस बिजनेस को पहले खरीदना चाह रहा हूं, उसके आइडेंटिफाइबल एसेट्स की वैल्यूएशन एक प्रोफेशनल वैल्यूअर करेगा। उसने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू है से 60। मैंने कहा फेयर इनफ। इसका मतलब है सर मेरे पास बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में 10 रुपए का डिफरेंस है। फिर मैंने बुलाया सर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को। अब मैं वैल्यूअर को नहीं बुला रहा हूँ, प्रोफेशनल कंसल्टेंट को बुला रहा हूँ। उसको मैं कह रहा हूँ देखो इसके बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। उसने कहा सर इसकी देखें एक ब्रांड है, इसकी जो है मार्केट स्टैंडिंग है, एक ये लोन लेने जाए इसको बहुत कम रेट पे लोन मिलेगा, सर इसके एम्प्लॉयज़ हैं, सर इसके पास जो है ना एक ज़माने का एक्सपीरियंस है, इसके पास कस्टमर लिस्ट है। मैंने कहा इन सब की वैल्यू कितनी है? उसने कहा सर इन सब की वैल्यू 40 रुपये है। तो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है ना वो 100 रुपये की है। गौर तो सुनना। अब बताओ सर मैंने ये बिजनेस खरीद दिया 100 रुपये में, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ व्हाट इज गुडविल? सर गुडविल इज द फेयर वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स विच आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये कितना जी? 40 रुपये का। अतः कि अगर देखा जाए तो सर गुडविल एक गलत तरीके से ऐसे निकल सकती थी कि 100 माइनस बुक वैल्यू 50, ये आ जाती 50, ये गलत हो जाता क्योंकि ये 50 रुपये की गुडविल नहीं है, गुडविल 40 रुपये की है। तो सर हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है हमसे कि आपकी बुक्स में तो भले एसेट 50 के आ रहे होंगे और सर उसके लिए कंसिडरेशन जो है वो 100 रुपये पे की गई है। तो याद रखिएगा गुडविल इन दो का डिफरेंस नहीं है। पहले आप उठाएंगे अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे और ये 10 रुपये की एडजस्टमेंट को हम क्या नाम देंगे? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। और फिर सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, आइडेंटिफाइबल एसेट्स के बाद फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेसेस को कंपेयर करोगे तो गुडविल निकलेगी। ये 40 रुपये की गुडविल निकालना पॉसिबल ही जब था जब आपने एसेट्स को डे वन पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, लेकर गए आप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, पेरेंट अपनी बुक्स में नेट एसेट्स को, यानी पेरेंट कंसोलिडेटेड बुक्स में नेट एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करेगा? ये नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा किसके ऊपर? 60 पे। गुडविल को रिकॉर्ड करेगा किस पे? 40 पे। और कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 100 से। क्या ये नेट एसेट्स या जो भी इसमें एसेट्स है, क्या वो ये दोबारा रीवैल्यू होंगे कभी? नहीं सर, नहीं, ओनली वंस, ओनली वंस। तो इसका मतलब यह है कि कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए ना बुक वैल्यू यूज होती है ना फेयर वैल्यू यूज होती है, बल्कि डे वन की फेयर वैल्यू कॉस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है कंसोलिडेटेड बुक्स के लिए। अब जो एसेट आपने डे वन पे वैल्यू किए थे, आगे की जिंदगी के लिए ये फेयर वैल्यू उनकी कॉस्ट है और आगे इसको आप डेप्रिशिएट करते जाओ, ठीक है जी। तो सर हमारी पूरी डिस्कशन की समरी, हमने सब्सिडी के सारे एसेट्स को डे वन पे फेयर वैल्यू पे लेकर आना है ताकि गुडविल सही कैलकुलेट हो, पक्का। फिर डे वन पे फेयर वैल्यू पे लाने के बाद उनको बार बार फेयर वैल्यू में नहीं लेके जाना, यही फेयर वैल्यू उनकी कॉस्ट बन जाएगी और आगे आपने इसी फेयर वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? सर कंसोलिडेटेड बुक्स में सब्सिडरी के एसेट्स आते हैं डे वन पे फेयर वैल्यू पे, ठीक है जी, किस पे? डे वन पे फेयर वैल्यू पे, और उसके बाद डे वन पे फेयर वैल्यू पे, और उसके बाद डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे। किस पे? डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे। तो हमने एक नई टर्म सीखी, कौन सी जी? डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू। पक्का? डन है जी। फिर रिपीट कर रहा हूं, सब्सिडी के सारे एसेट्स डे वन पे कंसोलिडेटेड बुक्स में किस पे आएंगे? फेयर वैल्यू पे। उसके बाद डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे, वो फेयर वैल्यू कॉस्ट बन जाएगी, पक्का।
चलें आए जरा दोस्त, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। हमने गेन सर इसको इस तरह रीड किया, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द गुडविल करेक्टली acquirer has to bring all the assets to subsidiaries of the subsidiary to their fair value। ठीक है, फिर अज्यूम करें अब एक छोटी सी एग्जांपल, एक एसेट है 100 रुपए का बुक्स में कैरिंग अमाउंट, इसकी फेयर वैल्यू 160 है। एक्विजिशन डेट पे सर इसकी लाइफ एक्विजिशन डेट में 5 साल है, सब्सिडरी का एसेट है। मुझे बताओ एक्विजिशन डेट पे मैं इसको 100 रुपए पे लूंगा? नहीं। इसको फेयर वैल्यू पे ले लूंगा? यस। ठीक है, आगे लाइफ 5 साल है। सब्सिडरी के बुक्स में ये एसेट एज इट इज 100 पे ही रहेगा, अगले साल ये हो जाएगा 80 रुपए का। सब्सिडरी के बुक्स पे तो फेयर वैल्यू नहीं गई ना, फेयर वैल्यू तो कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए। सर अगर मैं इसको पहले साल के एंड पे भी फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं, उसकी रिवैल्यूएशन करूं तो 150 रुपए का आ रहा है। नहीं सर, हमारे लिए ये डे 1 की फेयर वैल्यू कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। तो मैं इसको क्या करूंगा? डेप्रिशिएट करूंगा। तो मेरे हिसाब से बुक्स में वैल्यू क्या आनी चाहिए? कंसोलिडेटेड बुक्स में 128। सब्सिडी के बुक्स में कितने पे आ रही होगी एसेट? 80 पे। तो मुझे इस 80 रुपए वाले एसेट को उठा के 128 पे लाना है, 150 पे नहीं लाना। ठीक है जी, हर साल मैंने इस एसेट को उठा के डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। हर साल इस एसेट को उठा के सर डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। तो मुझे बताएं सर मेरे पास डे 1 पे मैंने इस एसेट को कितना बढ़ाया होगा? 60 रुपए से। फिर सर सब्सिडी के बुक्स में कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट तो जाता नहीं है, अगले साल ये एसेट फिर 80 का आ रहा होगा, हम उसको उठा के 128 पे ले जाएंगे, यानी 48 बढ़ा देंगे। फिर अगले साल सब्सिडी की बुक्स फिर उठाएंगे कंसोलिडेशन करने के लिए, उसमें फिर वैल्यू 60 की आ रही होगी, फिर हम इसको सर 96 कर देंगे, 36। हर साल आप सब्सिडी की बुक्स उठाओगे, पेरेंट की बुक्स उठाओगे, सब्सिडी की बुक्स पे तो ये एसेट अभी भी कैरिंग अमाउंट पे आ रहा होगा ना, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। ऐसा ये बात समझ आती है? क्या करोगे? उसको इंक्रीज करोगे। ये बात भेजे में बैठती है। तो सर इसका मतलब है डे 1 पे जो एसेट सब्सिडी के बुक्स में हम फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं, आगे फिर हम उस फेयर वैल्यू को कॉस्ट बना के लेके चल रहे होते हैं, फिर हम बार बार उसको रिवैल्यू नहीं करते। अच्छा, हम जब कंसोलिडेशन करते हैं तो हम सब्सिडी की बुक से करते हैं, पेरेंट की बुक से करते हैं, जिसमें फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट नहीं हुई होती, तो हमें हर बार इस फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट को कंसोलिडेशन में डालना पड़ता है। ऐसा? चलिए जी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। अब बताएं जी, लैंड कैरिंग अमाउंट है लैंड की जी 100, फेयर वैल्यू 125 है। मैंने सर डे 1 पे 100 वाले एसेट को कितने पे ले गया? 125 पे ले गया। तो बताएं 125 पे ले जाने के बाद मैं इंक्रीज कितना करूं सर इसको? सर 25 रुपए इंक्रीज कर दें। लेकिन क्या इसके बाद ये डेप्रिशिएट होगा? नहीं। लेकिन सर अगर मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाता रहा हूं तो फेयर वैल्यू तो इसकी कंटिन्यूसली बढ़ती और कम होती रहेगी। नहीं सर, ये काम भी नहीं करना, हमने इसको रखना है डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे। डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू कितनी है जी? जो डे 1 पे रिवैल्यू किया, अब ये डे 1 की वैल्यू पे ही रहेगा, ये डे 1 की वैल्यू पे ही रहेगा, ये डे 1 की वैल्यू पे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि डेप्रिशिएट होता नहीं है, अनलेस के एसेट बिक जाए, अनलेस के एसेट बिक जाए। तो सर अब तक की हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसकी समरी है कि आपने सब्सिडरी के सारे एसेट्स को डे 1 पे फेयर वैल्यू पे लेके जाना है और उसके बाद उस फेयर वैल्यू को कॉस्ट बना के आहिस्ता आहिस्ता उसको डेप्रिशिएट करना है। तो जब भी आप कंसोलिडेशन करोगे ये याद रखोगे कि डे 1 की फेयर वैल्यू क्या थी और इस एसेट की अब वैल्यू क्या है। ठीक है जी, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट अब क्या है। ठीक है जी, तो आपको अब ये एडजस्टमेंट हर साल करनी पड़ेगी। पक्का जी? सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कहूँगा जी हमने एक सब्सिडी को ख़रीदा, डे 1 पे उसके एसेट की बुक वैल्यू थी 100, फेयर वैल्यू हो गई 140, कितने से बढ़ गई? 40 से। डन। सर हमने 40 रुपये का जो है वो डे 1 पे हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी होगी। अब कंसोल्ड बुक्स में एसेट 140 पे आ रहा होगा, 100 पे नहीं आएगा। सब्सिडी के बुक्स में 100 पे आ रहा होगा, हर दफ़ा हमने 100 को उठा के 140 बनाना होगा, 100 को उठा के 140 बनाना होगा। एक पॉइंट आया, ये बिक गया, 170 में बिक गया, तो सब्सिडी ने अपने बुक्स में गेन रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब तो ये एसेट बैलेंस शीट पे नहीं आ रहा। जब ये एसेट बैलेंस शीट पे नहीं आ रहा तो कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी अब नहीं होगी। क्यों? ख़त्म हो गया ना एसेट, सारा गेन जो था सब्सिडी ने रियलाइज कर लिया, वो रिटेनिंग में चला गया। अब मजीद कोई चीज़ ऐड लेस करने की ज़रूरत नहीं है, गया एसेट, ख़त्म हो गया। वो तमाम एसेट जो सब्जेक्ट टू फेयर वैल्यू थे अगर वो बिक गए तो रिपोर्टिंग डेट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, खत्म हो गया। उस पर जितना गेन था सब्सिडी ने रिकॉर्ड कर लिया, रियलाइज कर लिया,
नाउ यू डोंट नीड टू पुट एनी फर्दर गेन इन इट, एनी फर्दर एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी सर मेरे पास एक एसेट 100 रुपए का था सर, उसकी फेयर वैल्यू 140 थी, मैं कंसोल्ड बुक्स के लिए उसको 140 पे ले गया, सब्सिडी ने 100 पे ही रखा, पहले साल के एंड पे जब दोबारा कंसोलिडेशन होती है मैं दोबारा उसको 140 पे ले जाता हूँ, दूसरे साल के एंड पे बिक जाता है, तो सर मेरी बुक्स में फिर ये एडजस्टमेंट आएगी ही नहीं, खत्म, क्योंकि एसेट खत्म तो अब इसको एडजस्ट करना खत्म, ठीक, रियलाइज हो गया। अब याद रखना, वंस एक एसेट बिक जाए आपने रिपोर्टिंग डेट पे मजीद कोई एडजस्टमेंट नहीं लेनी, डन। स्टॉक, आमतौर पे जो स्टॉक डे वन पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का बायस बनता है वो साल के एंड तक बिक भी जाता है, तो डे वन पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही होती है और रिपोर्टिंग डेट पे जीरो हो जाती है। बेटा ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये जब तक आप एक सवाल नहीं देखोगे तब तक आपके भेजे में ये बात नहीं बैठेगी। आओ जरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे देखते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर हम इसको दोबारा ऊपर आके एक दफा देख लेते हैं ताकि भेजे में बैठ जाए हमारी, ठीक है। चले जी, हमारे सामने एक क्वेश्चन है सुभान इंशा लिमिटेड का, ठीक है जी। इसमें मैंने कोशिश की है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सारी की सारी एक साथ कवर कर ली जाए। ये कह लीजिए सुभान लिमिटेड एक्वायर्स इंशा लिमिटेड शेयर्स 80% शेयर्स फॉर 6.5 लाख ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कह रहे हैं उस दिन इसकी रिजर्व जो है ना 2,60,000 के थे और अब 31 दिसंबर 2018 आ चुका है, यानी कितने साल हो चुके हैं, 2016 पूरा, 17 पूरा और 18 पूरा, डन। सर ये नीचे आ रही है इसकी बैलेंस शीट, सब कुछ, और ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट भी मुझे नज़र आ रही है 6.5 लाख की। अच्छा, सब्सिडी ने भी आगे कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बाद में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, लैंड भी है, प्लांट्स भी हैं, मशीन्स भी हैं, स्टॉक्स भी है। ये कह रहा है सब्सिडरी के सर्टन एसेट, सारे नहीं, सर्टन एसेट्स की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस था एक्विजिशन डेट पे, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस था किस डेट पे, एक्विजिशन डेट के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है सर, इसको देखना है, इसको हमने अकाउंट फॉर करना है। अच्छा हमने ये पढ़ा कि सर हमारे पास डे वन पे जो फेयर वैल्यू है वो क्या बन जाएगी हमारे लिए, वो कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से कॉस्ट बन जाएगी। तो सर हमने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी, हमने इसकी जगह वैल्यूज़ कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये, ठीक है जी, ये वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा था, मिटा देता हूँ इसको, और कोई एडजस्टमेंट नहीं, आपने बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले तो एक काम ये करो, आप नेट एसेट्स डे वन के ले लो, कितने, एट एक्विजिशन, सर एट रिपोर्टिंग डेट, सर मेरे पास शेयर कैपिटल, सर मेरे पास रिजर्व्स, ये आ जाएगी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिजर्व्स और वो कितना था सर, शेयर कैपिटल 2 लाख और रिटेन अर्निंग था 260, पक्का। दो लाख और 260, लेकिन सर इसमें तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये तो बुक वैल्यू है। अच्छा, कुछ एसेट्स की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा थी, जैसे लैंड की फेयर वैल्यू 72 थी, बुक वैल्यू 45 थी, तो ये कितनी ज़्यादा है सर, 75 माइनस 40, 72 माइनस 45, ये हो जाता है सर मेरे पास 27। तो मैं ऐसे कर लूँ, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड कितना जी, 27 ऐड करने से होगा क्या, देखिए इन दो चीज़ों में बुक वैल्यू ऑलरेडी शामिल है, मुझे एसेट को लेके जाना फेयर वैल्यू पे, तो मैंने 27 ऐड कर दिया ताकि फेयर वैल्यू पे चला जाए। अब अगर मैं इन सब को टोटल करूंगा तो मेरे पास सारे एसेट्स किस पे आ रहे होंगे, फेयर वैल्यू पे। एज्यूम करें लैंड ये कि एसेट होता, तो अब बताएं सर मेरे पास 27,000 यहाँ तो आ गया एक्विजिशन डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे क्या है सर, शेयर कैपिटल तो उतना ही है, रिजर्व जरा देखें बैलेंस शीट से कितने आ रहे हैं सर, 620 आ रहे हैं। अब बताएं जी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड नॉन डेप्रिशिएबल, 3 साल गुजर चुके हैं एक्विजिशन को, ये कह रहे जी 40% जमीन हमने बेच दी है, तो कितने रह गई है, 60%। अब बताओ इसमें 60% एसेट्स बुक वैल्यू पे आ रहे हैं,
60% लैंड बुक वैल्यू पे आ रही है, सिर्फ वो 60% को इंक्रीज कर दो। यानी सर मेरे पास 27 रुपये की अमाउंट थी, मैं इसका 60% ले लेता हूँ और ये 60% आ जाता है जी 16,200 रुपये। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिपोर्टिंग डेट पे हो गई। इसका मतलब एक्विजिशन डेट पे भी एडजस्टमेंट आएगी, रिपोर्टिंग डेट पे भी एडजस्टमेंट आएगी, एक्विजिशन डेट पे एडजस्टमेंट आएगी, एक्विजिशन डेट के हिसाब से रिपोर्टिंग डेट पे एडजस्टमेंट आएगी। आज उसमें से कितना एसेट बाकी है, ठीक है। फिर लैंड हो गया जी, प्लांट आ रहा है कितने पे जी 80 पे, चला गया था 100 पे, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लांट कितने का जी 20,000 का। अब बताओ 20,000 डेप्रिशिएट हुए होंगे ओवर द पीरियड। जब पूरा पूरा एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होगा तो ये 20,000 की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये भी डेप्रिशिएट हो रही होगी। कितनी है जी इसकी लाइफ, कितनी थी 5 साल। तो बताएं सर मेरे पास 3 साल गुजर चुके हैं, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना रह गया। एक साल की अमाउंट आ जाएगी 4,000। हर साल 4,000 से ये एसेट डेप्रिशिएट होता जा रहा होगा। तो मुझे बता 20,000 रुपये डेप्रिशिएट हुए होंगे कितने सालों में, 3 सालों में डेप्रिशिएट हो गए, 12,000 डेप्रिशिएट हो चुके होंगे, 8,000 रह गए होंगे। 8,000 जी। अब बताएं सर 8,000 ऐड करने से होगा क्या। ऊपर आ रही है बुक वैल्यू एसेट्स की, मैंने उसमें 8,000 और ऐड कर दिए। क्यों, मैंने कहा जी डे 1 की जो फेयर वैल्यू थी वो हमारी कॉस्ट अगर बन जाए तो सर वो कॉस्ट अब डेप्रिशिएट होते हुए जा रही है। अच्छा सब्सिडी की बुक्स में बुक वैल्यू ऑफ एसेट आ रहा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, आप इस फेयर वैल्यू के एडिशन को भी डेप्रिशिएट करते जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एसेट सारा डेप्रिशिएट हो जाएगा सर ओवर द ईयर्स। मशीन, इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, मशीन में उल्टी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। कितनी जी सर 40,000 का एसेट 32 पे आ रहा है, तो सर इसका मतलब है 8,000 का लॉस है, और ये भी ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट होगा। 4 साल का अमाउंट है तो कितना रह गया होगा सर 2,000 रह गया होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उसको डेप्रिशिएट करना है या फिर एसेट बिक जाए तो खत्म कर देना, बिल्कुल। अब फेयर वैल्यू स्टॉक, कितना बाबू, एक 20 का स्टॉक है, एक 65 पे चला गया था सर डे 1, 45,000 रुपए प्लस। लेकिन क्या स्टॉक ईयर एंड पे कुछ बचा है, वो कह रहे नहीं सारा रिपोर्टिंग डेट से पहले पहले ही बिक गया, तो इधर क्या आना चाहिए 0, इधर क्या आना चाहिए 0। तो इसका मतलब है सर डेप्रिशिएटेड कॉस्ट आएगी उन एसेट्स के जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। जो एसेट डेप्रिशिएट नहीं होते या तो वो बिक गए होंगे तो 0 कर देना, और नहीं बिके होंगे तो पूरी पूरी अमाउंट ले लेना, पार्शियली बिक गए हो तो पार्शियल अमाउंट ले लेना, डन। अब बताएं जी डे 1 पे मेरी बुक्स में नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी थी। $5,44,000। और सर रिपोर्टिंग डेट पे कितनी थी 842,200। बताएं सर मेरे पास चेंज कितने का है, गेन कितने का है, इंक्रीज कितने का है। सर ये इंक्रीज आ रहा है मेरे पास 298,200। अब बताएं इसमें पेरेंट का राइट कितना है मेरे बच्चों, और एनसीआई का राइट कितना है। पेरेंट का राइट इस पे 80% है और एनसीआई का राइट इस पे 20% है। कितना होता है सर ये 238,560। सर ये मेरे पास 59,640। पक्का जी। अब बताएं सर मैं गुडविल निकालने जाऊं, ये पहली वर्किंग थी सर मेरे पास, दूसरी वर्किंग सर गुडविल। गुडविल में बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को कंसिडरेशन से कंपेयर करूं, नहीं, पहले आप ले लें कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितनी है सर आपके पास 6.5 लाख। आपको नेट एसेट्स कितने मिले सर, नेट एसेट्स में ये वाले लूंगा 544, इसमें मेरा शेयर कितना है सर 80% निकालें सर इसका, 435,200। कितना आएगा सर 2,14,800 रुपये मेरे पास गुडविल है। क्या ये गुडविल कैलकुलेट करते हुए आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को लिया, जी सर।
अब बताएं तीसरी चीज सर मैंने क्या कैलकुलेट करनी है, NCI। बताओ मेरे बच्चों NCI कितनी होनी चाहिए एट एक्विजिशन, कितनी सर मेरे पास 544 का 20%, कितना जी 108800 है। पोस्ट एक्विजिशन सर ये मेरे पास 59,640, $168,440। पक्का जी। अब बताएं सर मेरे पास तीसरी चीज ग्रुप रिजर्व्स, कोई एडजस्टमेंट और कहीं नहीं आ रही, आप देख रहे हैं। ग्रुप रिजर्व में मेरे बच्चों सबसे पहले मेरे पास पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट ने जो अपने जोरे बाजू पे कमाया है वो कितना है भाई। सर पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग है 14,10,000, कितने 14,10,000। ये 14,10,000 में अब तक की सारी इनकम शामिल है पेरेंट की, जी सर अब तक की सारी इनकम शामिल है, पक्का। बताएं सब्सिडी से कितना कमाया हमने अब तक। सर 238,560। बताएं सर मेरे पास कितना आ रहा है टोटल। सर 1,648,560। अब देखो एक शॉर्टकट सीखो, एक तरीका सीखो, एक मैकेनिज्म सीखो ताकि एग्जाम में आप बैलेंस शीट बनाते हुए गलती ना करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेटा, इस ऊपर वाले नेट एसेट्स की वर्किंग पे, इस नेट एसेट्स की वर्किंग पे और इस ग्रुप रिजर्व की वर्किंग पे ध्यान रखना। इस नेट एसेट्स की वर्किंग में सर शेयर कैपिटल और प्रीमियम के बाद, शेयर कैपिटल और प्रीमियम के बाद जो चीज़ें भी नीचे आती हैं, जो चीज़ें भी नीचे आती हैं सर वो हमारे बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं। मुझे बताएं यहाँ कितनी चीज़ें हैं जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के बाद आ रही है। एक सर, दो सर, तीन और चार, ये चार चीज़ें बैलेंस शीट पे जाएंगी। रिपोर्टिंग डेट की फिगर्स को देख लेना। और सर यहाँ पर पेरेंट और पोस्ट एक्विजिशन के बाद जो चीज़ आ रही होगी वो जाएगी बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस शीट को पक्का करने के लिए दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो रिसीवेबल पेबल की एडजस्टमेंट है, वो हमेशा आएगी। और दूसरा बैलेंस शीट पे सर दो जगह से सर एडजस्टमेंट्स आएंगी, नेट एसेट्स की वर्किंग से और ग्रुप रिजर्व्स की। नेट एसेट्स, ग्रुप रिजर्व, दो ही चीजें आएंगी सर बैलेंस शीट के ऊपर। रिसीवेबल पेबल की एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट दो जगह से आएंगी। कहां से? नेट एसेट्स की वर्किंग, ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग। नेट एसेट्स की वर्किंग, ग्रुप रिजर्व की वर्किंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट के ऊपर दो ही चीजें आएंगी, इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेबल और अदर एडजस्टमेंट्स। अदर एडजस्टमेंट सिर्फ दो ही जगह से आएंगी, ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग से और नेट एसेट्स की वर्किंग से। डन। अब यहां को इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेबल है नहीं, तो हमारे पास अदर एडजस्टमेंट्स ही है। ये कहां से आएंगे? ग्रुप रिजर्व और नेट एसेट्स की वर्किंग। ग्रुप रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नेट एसेट्स की वर्किंग में चार एडजस्टमेंट्स है। आए जरा सर, सबसे पहले अब उठाएं सर एक एक करके बैलेंस शीट बनाने के लिए। सबसे पहले मेरे पास बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं सर, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। मेरे पास सबसे पहले सर गुडविल कितने की भैया? 2,18,000, 2,14,800। आपने हमेशा ये पहले लेना। अब आपने लेना है जनाब लैंड। लैंड कितना है जी? सर 260 और 150। सर 260 और 150। अब आपने एडजस्टमेंट ढूंढनी है अदर जाके दो जगहों पे। इधर है कोई एडजस्टमेंट? नहीं। इधर है कोई एडजस्टमेंट? हाँ सर, लैंड को हमने इंक्रीज करना है कितने से? 16,200 से। कितने से? बढ़ा दो जी। और ये लैंड कितने की हो जाएगी मेरे बच्चों? ये लैंड हो जाएगी 4,26,200।
लैंड के बाद सर फिर लैंड के बाद मेरे पास आता है प्लांट, 3.5 और 2.40, 3.5 और 2.40 सर। 3.5 लाख और 2.40। अब इसमें एडजस्टमेंट ढूंढनी है, कहाँ जाके ढूंढूं? ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में कुछ नहीं है, डेट एसेट्स की वर्किंग में है। प्लांट में एडजस्टमेंट 8,000 बढ़ाने जी। अब बताओ क्या करूं सर मैं, कितनी अमाउंट आ रही है? 598,000। प्लांट के बाद सर, प्लांट के बाद सर, प्लांट के बाद सर मशीन्स, मशीन्स ऊपर जाओ। मशीन्स का क्या हिसाब किताब है सर? मशीन है सर मेरे पास 4.5 और 1.90, 4.5 और 1.90। कुछ इसमें ऐड लेस करना है? हाँ, 2,000 माइनस करने, ठीक है जी, 2,000 माइनस करने। कितना आता है सर? ये कितना आता है सर मेरे बच्चों? 1,40,000। मशीन हट गई सर। फिर स्टॉक, स्टॉक कितने का जी? क्या स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट है सर? बैलेंस शीट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं जाएगी क्योंकि जीरो हो चुका है सर यहाँ पे। डन। अब ऊपर की वैल्यूज हमने सिर्फ ऐड करनी है। 4.5 और 2.50 गालिबन कितने? 7 लाख बनते हैं। एक चीज सर हम ऊपर वर्किंग में भूल गए बैलेंस शीट पे डालना, वो हम डाल देते हैं सर कोई गालिबन यहाँ पर स्टॉक से थोड़ा सा पहले, और वो हमारे पास हैं इन्वेस्टमेंट्स। क्या इन्वेस्टमेंट्स आती हैं सर यहाँ पे? सर पेरेंट ने अगर सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है वो नहीं आती, बाकी सब आएंगी। इन्वेस्टमेंट है कोई पेरेंट की सब्सिडी के अलावा? नहीं, लेकिन हाँ सब्सिडरी की अपनी इन्वेस्टमेंट है, कहीं बाहर की होगी उसने। वो कितना जी? ये जी 1,40,000। और ये हमारे पास 1,40 नहीं थी, 638 है ये फिगर। ऐसे ही है। अब बताएं सर ये टोटल कितना है मेरे बच्चों? 2,717। अब बताएं जी हमारे पास बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे शेयर कैपिटल है, ग्रुप रिजर्व्स है, एनसीआई है, और इन केस अगर कोई लायबिलिटी है तो वो ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का कितना जी? 5 लाख का। ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग हमने की हुई है सर, ये 16,48,560 देख लें, 16,48,560। एनसीआई एनसीआई 168,440। सर लायबिलिटीज दोनों की मिला के 2.5 लाख और 1.5 लाख कितने? 4 लाख। 2.5 लाख और 1.5 लाख कितने? 4 लाख होते हैं जी सर। सर मेरे पास नेट एसेट्स रह जाते हैं 2717,000। डन। यहां मेरे पास सर बैलेंस शीट हो गई टैली, और सर हमने पूरी एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लिया। लेकिन दोबारा ऐसे एडजस्टमेंट को हम जरा जाके ऊपर देखते हैं। देखें, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दो टाइप की होगी, एक होगी डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट्स की, और एक होगी नॉन डेप्रिशिएबल नॉन अमोर्टाइजेबल एसेट्स। नॉन डेप्रिशिएबल में मेनली दो ही एसेट्स आते हैं, एक हमारे पास आते हैं सर लैंड, और एक हमारे पास आता है स्टॉक। डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल में आपके पास सारे पीपी आ जाएंगे अदर देन लैंड, और इंटेंजिबल्स आ जाएंगे। जो आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डे 1 पे लिया है, डेप्रिशिएबल को आपने डेप्रिशिएट करना है, नॉन डेप्रिशिएबल को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बिकने का इंतजार करना है। अगर बिक जाए तो सर आपने उसको खत्म कर देना है, ना बिके तो चलाते रहना है। सर डेप्रिशिएबल एसेट्स को डे 1 पे इनकॉर्पोरेट करोगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डेप्रिशिएट करोगे। कहाँ गई ये रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसको डेप्रिशिएट करोगे। नॉन डेप्रिशिएबल अपनी जगह पे रहेगा, बिकेगा कम कर दोगे, पूरा बिक जाएगा जीरो कर दोगे। डन सर, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर इसमें कोई इशू हो तो आगे के सवालों में भी आ रहा है, वो क्लियर होता जाएगा। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।
जज़ाकल्लाहु खैरन।